अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 के लेक्चर 19 का जो सिलसिला जारी है उसके सेकंड पार्ट की डिस्कशन की जाएगी और इस वीडियो के अंदर हमने ये लेक्चर ख़त्म कर लेना है। अच्छा, हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन कि आपने सारे शेयर्स एक ही कंपनी के नहीं खरीदे, उनका बिल्कुल आपस में कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ अच्छा, रिस्क एंड रिटर्न पे काफ़ी बात हो रही है। रिस्क एंड रिटर्न की कुछ एग्जांपल आसान अल्फाज में देखते हैं कि रिस्क और रिटर्न क्या चीज़ है। जैसे जी आप K2 पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग अबाउट K2, कि आप K2 पे चढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा कुछ नहीं है, रिस्क हाई है। मतलब होता होगा कोई फ़ायदा, हो सकता है उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो उस बंदे की जो K2 पे चढ़ता है। बट इसी तरह ये आप क्रिकेट पे मैचेस पे आप पैसे लगाते, गैम्बलिंग करते हैं, तो उसका रिस्क क्या है? आपके पैसे डूब सकते हैं और इसका हाई क्या है? पैसे अगर जाते हैं तो अगर आप जीत जाती है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है। आल ओके, गैम्बलिंग हराम है, वो नहीं करनी चाहिए। और मदीना पाकिस्तान की एक सिटी, वहाँ पे आप ऑयल ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल ढूंढने के लिए आप ड्रिलिंग करवाते हैं, तो उसका रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि हो सकता है ऑयल मिले ही ना, सारे पैसे जाए और निकल आया ऑयल निकल आए तो आपको पता फिर कंट्री कहाँ कैसे तरक्की करता है। सट्टा करते हैं स्पेकुलेशन शेयर्स में कि ये शेयर ऊपर नीचे जाएगा, उसका फिर रिस्क हाई है तो वो मीडियम और हाई का रिटर्न है। मीन्स के एग्जाम्पल आपके साथ कि आप एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका रिस्क क्या है? मीडियम रिस्क है, क्योंकि देखिए प्लाजा में अगर पैसे लगा भी दे तो कुछ नहीं होता, प्लाजा को तमीर हो जाएगा और आज नहीं तो कल सारा रेंट में भी हो जाएगा, रेंट आउट भी हो जाएगा और हो सकता है कि हाँ रिटर्न भी हाई आए, आप सेल करना चाहिए या आप रेंट आउट करना चाहिए। इसी तरह ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे होते हैं, वो स्टॉक जो जिनका ट्रेंड अपवर्ड ही होता है, बीच के वो बढ़ ही रहे होते हैं, उनमें लॉस कम आता है, वैसे स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। और इसी तरह आपने जी देखना है जी क्रॉसिंग रोड एट पीक ट्रैफिक, आप रोड ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है तो देखिए जी रिस्क मीडियम में आप टकरा भी सकते हैं और रिटर्न कुछ नहीं है, इस वजह से एहतियात से रोड क्रॉस किया जाए। TFC, इस पे कोई रिस्क मीडियम लो होता है और रिटर्न भी लो होता है, क्योंकि इस पे बैक पे होती है गवर्नमेंट के इशू करदा होते हैं, इस वजह से इसमें ऐसा आप पैसे बैंक में रखते हैं, उसमें क्या है, कोई आपको रिस्क नहीं है। बैंक को आग भी लग जाए तो आपको उनका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है, तो इस पर रिटर्न भी लो है, आपको थोड़ी सी अमाउंट दे रही होती है एज अ सेविंग अकाउंट के ऊपर। इन्वेस्टिंग टीबल्स इसी तरह इसका लो क्योंकि गवर्नमेंट इनके पीछे होती है। अभी हम बढ़ते जा रहे हैं रिस्क को कैलकुलेट करने की तरफ। देखिए जी, जब भी आप रिस्क की बात करते हैं और रिस्क को कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं तो आपको कैसे कैलकुलेट करना, अभी उसका आइडिया लें आप, कि आपने देखना कि जी पॉसिबल जो है आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, आउटकम्स के क्या ये स्टॉक्स जो है वो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी या उसकी थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस उसकी नीचे चली जाएगी, परचेज प्राइस से नीचे। ठीक है, ये उसके आउटकम्स है। और वेरिएशन जो है कि इस वेरिएशन के कितने चांसेस है कि वो बिल्कुल टॉप पे चला जाए, जिसको कहते हैं बुल कर गया है, बुल मार्केट रही है कि ये आपका स्टॉक जो है बहुत ऊपर को चला गया, उसको बुल मार्केट कहते हैं, तो बुल इफेक्ट आ गया उसके ऊपर। तो ये वेरिएशन के जो चांसेस, 3 तरह के आउटकम्स में आपके साथ डिस्कस किए कि वेरिएशन के चांसेस क्या है, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब एक आपके आउटकम्स होगा एक हाथ में और दूसरे हाथ में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी बेस पे हमने सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए रेंज ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है जी, अब ओवरऑल रिटर्न और स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक के ऊपर आप टोटल क्या आपके हासिल क्या हुआ, उसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं एक तो। ठीक है, आपको जो डिविडेंड एनुअल मिलता है कंपनी की तरफ से, वो कैपिटल गेन यील्ड और प्राइस आपने खरीदा कितने में और बेचा कितने में। अगर 10 का बेचा है, खरीदा है और 13 रुपये का बेच दिया तो 3 रुपये उसका कैपिटल गेन यील्ड है। गोल्डन फार्मूला इस वजह से इसने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि कैपिटल गेन यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी गोल्डन फार्मूला पिछले चैप्टर में यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, हमने अभी तक जो बात की है, अभी हमें ये भी आइडिया हो कि आउटकम्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा वेरिएशन है, तो इसका मतलब है कि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है जी, आप श्योर ही नहीं है कितनी आपके पास रिटर्न आ रहा आपके पास। अच्छा, अभी आप देखें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाला फार्मूला। हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि आपको जो पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके ऊपर, उसको आप जब उसके रिटर्न परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपका, क्योंकि पॉसिबल आउटकम ज़्यादा है ना, हमने 3 डिस्कस किए थे ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फार्मूला हमने ये लगाना है। अब इसके नोमेनक्लेचर को थोड़ा समझ लें। आपने एक बात याद रखनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जब भी आर के इर्द गिर्द एंगल ब्रैकेट्स होगी, ये वाली एंगल ब्रैकेट, तो समझ लें हम वहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की। PI मतलब प्रोबेबिलिटी और R मतलब रिटर्न, सही है। और I क्या है, आउटकम नंबर। आउटकम जैसे मैंने आउटकम नंबर 3 आउटकम डिस्कस की थी कि आज स्टॉक बहुत हाई चला गया, थोड़ा सा हाई गया और बिल्कुल लो चला गया, इस तरह के आउटकम। तो 1 2 3 करके आप I की जगह इसकी जगह लिख सकते हैं।
अच्छा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मोस्ट लाइकली रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, सही है जी। और इसको वेटेड रिटर्न्स भी कहते हैं, सब वेटेड रिटर्न्स, क्योंकि ये वेट्स की, ये जो आर और ये रिटर्न आर और इसका वेट क्या प्रोबेबिलिटी उसके साथ अटैच की हुई है कि इतने प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ऑकरेंस, वाकई होने के चांस जी। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक एबीसी कंपनी है और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एक शेयर के अंदर, और चांसेस क्या है कि 1 साल के बाद उनको क्या हासिल होगा, उसकी कैलकुलेशन करिए कि उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अब 1 ईयर के बाद 3 पॉसिबल आउटकम्स वो दे रहा है, ठीक है जी। अभी आपको ये जो पॉसिबल आउटकम का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो मैंने कहा था कि एक हाथ में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी और दूसरे हाथ में आपके रिटर्न्स होगी या पॉसिबल आउटकम्स होगी। अब एग्जांपल क्या दे रहा है, पहले आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में कह रहा है कि बुल मार्केट रही, आपने शेयर खरीद लिया, 1 साल के बाद क्या होगा आउटकम्स उसकी, वो नंबर आउटकम डिस्कस कर रहा है, 3 आउटकम, एक ये दूसरी और ये तीसरी। अच्छा जी, पहले साल कहता है ये प्रोबेबिलिटी ये है 30% कहता है चांसेस है कि आपका जो शेयर है, आप जो 100 रुपये का खरीदा था वो 140 रुपये का हो जाएगा 1 साल के बाद। फिर कह रहा है कि 110 रुपये का हो जाएगा 1 साल के बाद, उसके 40% चांसेस है। और फिर कह रहा है 80 रुपये का हो जाएगा, 100 से नीचे आ जाएगा, उसके 30% चांसेस है। देखिए प्रोबेबिलिटी जो 100% टोटल वो है आउटकम जो होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांसेस हमने देखा, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, स्टैट में भी पढ़ चुके, मैथ में भी पढ़ चुके, 100 होती है, उसको 1 भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये लिखती है। अब हमने करना कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के तो लिख दी उसने, ये चांस आ गया। हमारी जो रिटर्न है, रिटर्न उसने नंबर में भी दे दिया, लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं दिया, हमारे पास परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि ये तो ये बता रहा है कि 100 से 140 हो गया। तो हमने इसको जो है फार्मूला लगा के हमने इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं कि रिटर्न हमारा क्या है। अच्छा, ये बात एक और कि P0 जो है वो मार्केट प्राइस जिस पे हमने खरीदा था, और P1 जो है जिस पे 1 साल के बाद हो जाएगा। अच्छा, अभी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। देखो जी, प्राइस राइज हुई, 140 रुपये का हो गया, हमने कहा जी साल बाद 140 का हो जाएगा, उसके चांसेस क्या बताए थे, 0.3 भी 30%। अब इसका रिटर्न फाइंड करना है, हमने वही फार्मूला लगाना है जो हमने परसेंटेज चेंज के लिए हम करते फाइंड। जैसे ये 140 माइनस 140 फाइनल वैल्यू माइनस 100 जो कि इनिशियल वैल्यू थी, मतलब से 1 साल के बाद 140 हो जाएगी, और आज क्या है 100 है, और इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते तो हमारे पास परसेंटेज 40% चेंज आएगा। रिटर्न में 40%, हम कह रहे हैं कि 40% साल के बाद चेंज आ जाएगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा इतना। सेकंड वैल्यू इसी तरह चेंज कर आप कैलकुलेट करिए, 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो अब 10% चेंज आ गया, फिर माइनस 20% आ गया, क्योंकि 80% की वैल्यू आ गई। ये आप देख लीजिएगा, आपने तीनों रिटर्न फाइंड कर लिए। अभी हम रिस्क नहीं, अभी जस्ट हम रिटर्न फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमारे पास तो उसने 3 रिटर्न की वैल्यू 3 दे दी है कि 140 हो जाए, 110 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमने वहाँ से कैलकुलेट किया जी 40% हो जाएगा चेंज, 10% चेंज आएगा, और -20 के लॉस पे आ जाएगा। इसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, हमने वही एंगल ब्रैकेट डाली है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए, कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए जी, PI RI, इसको अब हमें कैसे लिखना है कि पहला केस है P1 R1, ठीक है जी। P1 क्या है जी 0.3 और R1 क्या है 40%, प्लस P2 R2 0.4 और 10%, ठीक है जी। P3 R3 0.3 और -20%। इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी, मैथ आपका बहुत अच्छा है, आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा 10%। इसको मीन रेट ऑफ रिटर्न भी कहना है, सही है। अब मीन वैल्यू आपके पास आ जाए तो आपको पता है कि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने एक्सपेक्टेड, क्यों 3 वैल्यू थी, उसकी एक वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किया। जैसे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे, एक एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, मीन वैल्यू, और सारी वैल्यूज़ को उसको माइनस करके एक वैल्यू बना लेते थे, ठीक है। उस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ करना था। ये सेम वही मामला है कि हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 3 वैल्यू से एक वैल्यू हमने बना ली कि ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। आगे चलने से पहले ये कर्व देख ले कैसे बनी कि जी जो -20% था उसके चांस क्या थे 0.3%, ठीक है, या 30%। 10 के जब 10 आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा तो उसके चांस क्या थे जी 40%, और इसी तरह 40 के थे तो आपके 30% चांस थे। तो आपने ये 3 बार बना ली, बार ग्राफ बना लिए 3 आपने, और इनको आपस में मिला दिया। तो ये आपने यहाँ पे जब टॉप्स को मिलाएंगे तो आप देख बेल कर्व बन जाएगी, और इस बेल कर्व को आपने देखा होगा सिमेट्रिकल कर्व भी कहते हैं, हमने स्टैट्स के अंदर भी पढ़ी है, मैथ के अंदर भी पढ़ी है। अच्छा, जब हम कर्व की बात कर ली उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंड अलोन रिस्क और सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। एक ही स्टॉक लिया था, उसको देखा कि वो मार्केट उसकी ऊपर उठ जाएगी, या वो 140 का हो जाएगा साल के बाद, या 110 का हो जाएगा, या 80 रुपीज़ का हो जाएगा साल के बाद। 3 हमने आउटकम्स उसके डिस्कस किए, और इसके साथ हमने
प्रोबेबिलिटी उसके चांसेस के ये 140 का होगा, कितने परसेंट चांसेस ये हो जाएगा, 30% चांसेस है। तो हमने इस चांस की बिना पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट किया, आपने फार्मूला वो याद कर लेना है, उसी तरह कैलकुलेट करना है और आपने निकाला 10% ऑफ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अभी हम यहाँ पे लेक्चर अपना खत्म करेंगे। आप सबसे पहले तो फार्मूला कलेक्ट अच्छे से ये वाला नोट कर ले फार्मूला अपने पास, ठीक है जी। बुक वाले फार्मूले के ऊपर एक लाइन लगा दे और ये वाला फार्मूला जो मैंने आप साफ सुथरा करके लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर क्या वैल्यू है, सिग्मा आई इज इक्वल 1 to n आर आई माइनस आर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने क्या कहा था, आर के गिर्द एंगल ब्रैकेट्स होगी, एंगल ब्रैकेट डली हुई और सबका स्केयर करके स्टार किया पी आई के साथ, पी आई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। ये जो अभी हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला अपना फार्मूला दिखा दिया है आपको मैंने। इंशाल्लाह आपको 20 लेक्चर के अंदर हमने इसी कैलकुलेशन कर दिया और हमने एक स्टॉक जब खरीदा था और एक स्टॉक के साथ जो रिस्क अटैच था वो हमने रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब तक के लिए आप इसको 19 को अच्छे से रीड कर लें और 20 के लिए आप तैयार होके आए, क्योंकि ये सारे अगले 10 लेक्चर ऐसी एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, आपने कोई कॉन्सेप्ट लूज नहीं छोड़ना। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है और आपको रिस्क कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।